जो चैप्टर है उसका नाम है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। देखिए, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की जब हम बात करें तो हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। क्या? सबसे पहले तो बात आती है साउथ एशिया क्या है। देखिए, अगर आप एशिया के मैप को ध्यान से देखते हैं तो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स, इन कंट्रीज़ को मिला करके बनता है साउथ एशिया। ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, एक क्लियर कट डिमार्केशन है इस रीजन की बाकी एशियन रीजन से। वो डिमार्केशन क्या है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंडिया, नेपाल और भूटान के नॉर्दर्न रीजन में यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, जो लगभग लगभग 2400 किलोमीटर की लेंथ को ट्रैवर्स करते हुए फिर बेंड हो जाती हैं। किस वे में बेंड होती हैं? वेस्टवर्ड बेंड होती हैं, ईस्टवर्ड बेंड होती हैं। ये मैं आपको और बेहतरी से समझाता हूँ अभी यहाँ पे इंडिया का मैप लगा करके। आप मुझे इंडिया फिजिकल मैप लगा के दीजिए हरमनजीत। और जिन बच्चों को ये रिकॉर्डिंग सेंड की जाएगी उन्हें पता होना चाहिए कि अब मैंने इंडिया का मैप मंगाया है। तो 2 मिनट की शांति रखें, अब हम रिकॉर्डिंग को पॉज करने जा रहे हैं कि इस इंडिया को देखने का प्रयास कीजिए। ये क्या होता है इस इंडिया को? ये जो जम्मू कश्मीर का रीजन है और यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, ईस्टवर्ड अगर जाएं तो अरुणाचल प्रदेश से एक सडन साउथवर्ड बेंड होता है हिमालय का। इसी तरह से अगर जम्मू कश्मीर के एरिया में जाएं तो एक नॉर्थ वेस्ट में एक सडन बेंड होता है सुलेमान रेंज और दक्षिण की तरफ। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हिमालयन माउंटेन जो हैं वो कवर करते हैं इस पूरे सभी रीजन को। इसलिए इतने बड़े एशियन कॉन्टिनेंट से इन फिजिकल फीचर्स के द्वारा इन कुछ कंट्रीज़ को पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है। इसलिए कॉन्टिनेंट में होते हुए भी इन्हें सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। कॉन्टिनेंट में होते हुए भी ये एक अलग कॉन्टिनेंट की पहचान रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके पास हर वो चीज़ है जो एक कॉन्टिनेंट में होती है। हर तरह का कल्चर है, ऑलमोस्ट हर तरह की लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। इस एशियन रीजन में जो सबसे प्रेडोमिनेंट रिलीजन्स हैं, उन रिलीजन्स में से जो 3 ओरिजिनल रिलीजन हैं, जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, उनका ओरिजिन इस एरिया से हुआ माना जाता है, जैसे कि इंडिया से हुआ माना जाता है। यहाँ पर हर तरह का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से लेकर के माउंटेनियस अल्पाइन फॉरेस्ट से टैगा और टुंड्रा क्लाइमेट तक सभी यहाँ पर नज़र आते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया को में आपको माउंटेन्स भी मिल जाते हैं। इंडिया में आपको मैदानी इलाका, गंगा का मैदान भी मिल जाता है। इंडिया में आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू में ये प्लेट्यू एरिया भी मिल जाता है। वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कोस्टल एरिया मिल जाते हैं। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की फॉर्म में आपको आइलैंड्स मिलते हैं। और श्रीलंका है, मालदीव्स है, ये भी आइलैंड नेशंस हैं। तो कुल मिलाकर के माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्ट और आइलैंड्स, ये जो 5 फिजियोग्राफिक फीचर होते हैं ये सभी आपको इस सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो आपको -30-40 डिग्री टेम्परेचर जो है हिमालयन माउंटेन, सियाचिन ग्लेशियर, इन एरिया के अलावा +50 डिग्री टेम्परेचर तक भी थार डेजर्ट में मिलता है। तो एक तरफ आपको स्नो बाउंड माउंटेन्स मिलेंगे, एक तरफ आपको हीट स्कॉर्चिंग डेजर्ट्स मिलेंगे, एक तरफ आपको वेस्टर्न घाट्स के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, तो एक तरफ आपको राजस्थान की कटीले और कांटेदार आपको झाड़ियाँ मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के हर तरह का क्लाइमेट, हर तरह की फिजियोग्राफी, ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, कल्चर, रिलीजन्स, रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें इस एरिया में पाई जाती हैं। और ये बाकी एशियन कॉन्टिनेंट से इंडियन ओशियन और हिमालयन माउंटेन्स के द्वारा सेपरेटेड है, इसलिए इसको एक सब कॉन्टिनेंट भी कह दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ये जो सब कॉन्टिनेंट रीजन है ऑलमोस्ट इसी को साउथ एशिया कहा जाता है। तो आज जब हम साउथ एशिया की स्टडी करेंगे हम इन्हीं कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिमार्केशन स्टडी करना बहुत ज़रूरी था कि साउथ एशिया में आएगा क्या। अब हम शुरुआत करते हैं कि ये कंट्रीज़ जो हैं आज की डेट में इन कंट्रीज़ में किस तरह की मूवमेंट्स हैं, आज कंट्रीज़ की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो किस वे में अचीव हुई है, कौन से पॉलिटिकल प्रोसेसेस यहाँ पर अपनाए जाते हैं मेजोरिली, और वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस हैं किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या वो अपनी मैच्योरिटी को अचीव कर गए हैं, उन पॉलिटिकल प्रोसेसेस को इस्टेब्लिश होने में किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ा था,
ये सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे आपको एक थोड़ा बड़ा वाइडर व्यू मिलेगा इस रीजन का। बाकी हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, इस बात को ख्याल में रखिएगा। इतना अगर हम बात करते हैं इन कंट्रीज़ की, तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया तो आज की डेट में हो चुकी है वो चीज़। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स। आप मालदीव्स का लेटेस्ट क्राइसिस देख सकते हैं। ये सभी कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट आपको एक चीज़ निरंतर समझ आएगी कि सभी लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं। आज नेपाल एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एंटर हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का बना है, कोलिशन पार्टीज गवर्नमेंट बना रही हैं और एक स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश की जा रही है, एक स्थायित्व प्रदान किया जा रहा है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में भी एक स्टेबल गवर्नमेंट अब नज़र आने लगी है और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के इस्टेब्लिश होने का रास्ता क्लियर है। अगर हम बात करते हैं मालदीव्स की, तो मालदीव्स में भी समय समय पर इश्यूज़ रहते हैं। जैसे पहले जो राष्ट्रपति हुआ करते थे उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे, उनका ओवरथ्रो कर दिया गया था उन्हें, फिर सत्ता संभाल ली गई। बाद में कोर्ट में केसेस चले और अब यह प्रमाणित हुआ है कि उन पर इस तरह का कोई आरोप नहीं था। अल्टीमेटली फिर भी उन्हें जेल में डाला हुआ है। तो जब कोर्ट ने ये कह दिया कि उन पर किसी तरह कोई आरोप नहीं था, तो जो प्रेजेंट रूलर है उसने जजों को ही उठा करके उड़ा दिया और सारा सिस्टम अपने हाथ में ले लिया। तो कुल मिलाकर के ये लोकतंत्र नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी के लिए वहाँ पे मूवमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट एक कंट्री रही है शुरू दिन से अब तक, और जिसमें अभी भी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसका दबदबा काफ़ी हद तक रहता है वहाँ की सरकार पर, क्योंकि जो पाकिस्तानी मिलिट्री है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक होल्ड रखती है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों को अब हम समझते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता था कि जो डेमोक्रेसी होती है ये बड़ी कंट्रीज़ की डिमांड होती है, यानी कि जो काफ़ी डेवलप्ड हो चुकी होती हैं और जो काफ़ी एजुकेट हो चुकी होती हैं, वही कंट्रीज़ जो हैं डेमोक्रेसी की मांग करती हैं। लेकिन इन एरियाज से डेमोक्रेसी की मांग पैदा होना एक थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट इसलिए है क्योंकि ये ग्लोब के उस रीजन में आते हैं जो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। मैंने जितनी भी कंट्रीज़ की बात करी, आप उन कंट्रीज़ को देख लीजिए, चाहे भूटान ले लें, बांग्लादेश ले लें, नेपाल ले लें, पाकिस्तान ले लें, श्रीलंका ले लें और मालदीव्स ले लें। इंडिया भी इसी का हिस्सा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया इन सभी की इकोनॉमिक कंडीशन कोई उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है, और कुछ तो ऐसे हैं जो इकोनॉमिक पैरामीटर पर बहुत ही निचले पायदान पर पाए जाते हैं। ऐसे में इन मुल्कों में इतनी चेतना कैसे आ गई कि ये लोकतंत्र का महत्व समझने लगे और डेमोक्रेसी की आज मांग कर रहे हैं? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने के लिए कुछ ये समझना होगा कि ये कंट्रीज़ सब कॉन्टिनेंट क्यों कहलाती हैं। सब कॉन्टिनेंट का नाम इन्हें कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया, क्योंकि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो आप समझते हैं रीसेंट केस है पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत से अलग किया गया। इसके अलावा अगर आप नेपाल और भूटान को ले और अफ़गानिस्तान भी ले लें अगर हम, क्योंकि सार्क नेशंस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें अफ़गानिस्तान भी आ जाएगा। अगर हम अफ़गानिस्तान को भी लेते हैं तो ये सभी कभी ना कभी इंडियन एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे। तो इंडियंस को डिवाइड रखना ऑन द लाइन ऑफ कम्युनल कम्युनिटी, तो डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट एक नज़र आता है कि जानबूझ करके ब्रिटिशर्स ने इसे इंडिया नहीं कहा, इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर्ड की देन जो है ये कहीं ना कहीं यूरोपियन कॉलोनलिस्ट के द्वारा दी गई है और ये ब्रिटिशर्स की ही देन है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहने से क्या हो जाता है कि ऑटोमेटिकली इंडिया को ये रियलाइज़ करा दिया जाता है कि ये एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन है, इंडिया नहीं है। मतलब एक टेंडेंसी रखी जा सकती है कि इनको आपसे अलग किया जा सकता है कल को, और आपको टेम करने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए या आपको बैलेंस करने के लिए हम कुछ इस तरह की पावर्स यहाँ पर नर्चर कर सकते हैं जो आने वाले समय में आपको बैलेंस करेंगे। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर्ड यहाँ से ओरिजिन होता है कहीं ना कहीं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि हुआ क्या है इन सभी कंट्रीज़ में, ये ऑलमोस्ट सभी कॉमन रूलर की तरफ से रूल्ड रहे हैं, एक रूलर इनका कॉमन रहा है। और चाहे ये बात सही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं ये उनकी ही मांग होती है कि उन्हें डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की इम्पोर्टेंस को समझना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है, लेजिस्लेचर का रोल क्या है, किस तरह से सभी लोग मिल करके कुछ लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव किस तरह से विचार विमर्श करके
डिस्कशन और डिबेट्स करके कुछ लॉज पास करते हैं, और वो लॉज अगर वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कैसे उसकी डिग्निटी को प्रिजर्व करता है एक जस्टिस, एक जुडिशरी सिस्टम। और ये दोनों चीज़ें काम तभी कर सकती हैं अगर बना हुआ कानून ज़मीनी स्तर पर कोई लागू करने वाला है, यानी कि एग्जीक्यूटिव, कार्यकारिणी। तो इतना कम्प्लेक्स सिस्टम समझ लेना एक इन्फेंट स्टेट का काम नहीं है। जो अभी राज्य या देश नहीं बना हो, उसका काम नहीं है कि वो इन चीज़ों को समझ ले। तो ये एक तरह का नेशन स्टेट से जन्म लिया हुआ कंसेप्ट होता है। तो ऐसा कैसे हो गया कि ये मुल्क ये सब समझ गए? तो कारण ये है कि 150-200 सालों से जो रूलर्स इनको रूल कर रहे थे, वो रूलर इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं अपनी कंट्री में एग्जीक्यूट कर रहे थे। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की ओरिजिन कहीं ना कहीं यूरोप में काफ़ी समय पहले हो चुके थे, और रीसेंट हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस और डेमोक्रेसी का बीजारोपण किया पूरे यूरोप में। और फ्रेंच रेवोल्यूशन ही वो घटना थी जिसके बाद पूरा यूरोप जो है वो नेशन स्टेट के कंसेप्ट से फिर आगे बढ़ता चला गया, और नेशंस बनने शुरू हुए। लोगों ने रियलाइज़ किया कि हमारे यहाँ पर भी एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोगों को अधिकार मिलने चाहिए। तो वो रूलर जब भारत पे, श्रीलंका पर और अलग दूसरी बाकी कंट्रियों पर रूल कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान तो तब था नहीं ना, मैं भारत ही कहूँगा। जब वो रूलर इन पर रूल कर रहे थे, तो यहाँ पर जो यहाँ के बुद्धिजीवी थे, न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास सेगमेंट था, जब वो उन कंट्रीज़ में विज़िट करता था और जब देखता था कि वहाँ के सिविल राइट्स और इंडिया के सिविल राइट्स में बहुत डिफरेंस है, जब वो वहाँ की कॉलेजेस और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन लेने जाते थे, तब वो एक डिफरेंस महसूस करते थे कि इंडिया में और ब्रिटेन में क्या फ़र्क है। वहाँ पर कैसे एक आम नागरिक को इम्पोर्टेंस दी जाती है, कैसे उसकी बात समझी जाती है, कैसे कानून के सामने अमीर और गरीब का कोई फ़र्क नहीं है, सभी एक बराबर हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। कैसे वहाँ पर सरकारों के खिलाफ बोलने की पूरी आज़ादी है। अगर सरकार या किंग कुछ गलत कर रहा है तो आपको अधिकार है कि आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आप देख भी सकते हैं कि भारत में जितनी भी आज़ादी की लड़ाइयों की रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस और मूवमेंट्स हुई हैं, इसमें से इनिशियल ऑर्गेनाइजेशंस विदेशों में बनी हैं, क्योंकि वहाँ पे संस्थाएं बनने की आज़ादी थी। भारत में उस समय ब्रिटिशर्स के द्वारा ये आज़ादियाँ नहीं दी जा रही थी। केवल जिन संस्थाओं को वो पोषित करना चाहते थे, वो अपने पर्पस के लिए शुरुआत करना चाहते थे, केवल वही शुरू हो पाई थी। बाकी जो ओपोनेंट हैं वैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं शुरू। तो जब ये चीज़ें जहाँ वहाँ जा कर के देखी जाती थी, धीरे धीरे यहाँ आकर के उन चीज़ों की मांग की जाती थी कि हमें भी वो सब चाहिए। तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टेप बाय स्टेप पहले चार्टर एक्ट्स हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ के जो रूलर हुआ करता था, वो कुछ इम्पोर्टेंट रिलैक्सेशंस या कुछ इम्पोर्टेंट संवैधानिक पॉइंट, संवैधानिक नहीं कहेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे कानून से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो लिख करके जब चार्ट डाउन करके दे दिया करता था, उसे चार्टर कहा जाता था। तो पहले आप देखेंगे चार्टर एक्ट्स आते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वहाँ पर संसद का गठन हुआ ब्रिटेन में, और कानून जब पूरी तरह से पारित होके आने लगे, पास होकर के, तो उन्हें काउंसिल एक्ट कहा जाने लग गया। फिर धीरे धीरे वो काउंसिल एक्ट्स में बदल गए। तो चार्टर से एक्ट तक का सफ़र भारत ने देखा। भारत को धीरे धीरे रियायतें दी गई, पहले राजे रजवाड़ों के घरों से या उनके सगे संबंधियों से कुछ कुछ लोगों को भारतीय पॉलिटिक्स में, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कुछ कुछ संस्थाओं में कुछ कुछ जगहें दी। फिर धीरे धीरे बड़े ज़मींदार, बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपतियों को थोड़ी सी जगह दी। फिर धीरे धीरे बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल सेगमेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर्स को जगह दी। फिर धीरे 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 आम नागरिकों को जगह देनी शुरू हुई। धीरे धीरे देश आज़ाद हो गया और सभी भारतीयों को ये आज़ादी के दौरान बाद ये सब हक मिले। तो कुल मिलाकर के यदि हम ये देखें कि आज़ाद मुल्क कितनी उम्र के हैं, तो आज़ादी के बाद इनकी उम्र बड़ी कम है, 60-70 साल के हैं। लेकिन इनके पिछले 200 साल को ना भूला जाए, ये 270 साल के हैं, केवल 70 साल के नहीं हैं। तो इनको रेडीमेड वे में एक डेवलप्ड यूरोपियन एक्सपीरियंस मिल चुका था इनके कॉलोनाइज्ड रहते ही, जब ये कॉलोनी थे। यहाँ से इन्हें यह अनुभव मिलता है कि लोकतंत्र की गरिमा क्या होती है, डेमोक्रेसी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, और डेमोक्रेसी कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जो इन मुल्कों में आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं अपने यूरोपियन मास्टर के अगेंस्ट, यहीं से इन्हें एक वैल्यूज़ मिल गई, कोर वैल्यूज़ की कंट्री का जो सिस्टम होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। अब जब वो यूरोपियंस इन देशों को आज़ाद करके गए, तो उसके बाद हुआ ये कि कुछ कंट्रीज़ में जो सिस्टम वो फ्लोट करके गए, वो सिस्टम फेल हो गया। कुछ कंट्रीज़ में आपसी क्लैश इतने ज़्यादा थे कि वो क्लैशेस किसी भी वे में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को जन्म दे ही नहीं पाए उस लेवल पर। सिर्फ़ और सिर्फ अगर इस रीजन में आप भारत को देखेंगे, तो एकमात्र एक स्टेबल कंट्री है
एक स्टेबल पॉलिटिक्स प्रोवाइड करता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी देता है। इनफैक्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में श्रीलंका और भारत एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जो शुरुआत से लेकर के अब तक एक लोकतंत्र ही रहे हैं, ऑल इन ऑल फुल डेमोक्रेसी की फॉर्म में रहे हैं। ऐसा क्यों हो जाता है, क्या कारण रहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के इन सभी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम केस बाय केस आगे बढ़ते हैं, जिसमें शुरुआत हम पाकिस्तान से करते हैं। इतनी बात समझ में आई? पाकिस्तान का केस लेते हैं हम। देखिए, पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान देश जब आज़ाद हुआ, भारत के साथ ही आज़ाद होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक बात आप याद रखना, एक पार्टी है पीपीपी, एक वहाँ पर मुस्लिम लीग नाम की पार्टी है। ये दो पार्टीज़ हैं जो थोड़ी इम्पॉर्टेंट पार्टीज़ वहाँ की मानी जाती हैं। पाकिस्तान जब इंडिया के बराबरी में आज़ाद हुआ तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो इंडिया में अडॉप्ट किया गया और एज इट इज़ ही इंडिया में इलेक्शंस होते रहे और इंडिया की कार्रवाई आगे बढ़ती चली गई। लेकिन पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स क्या थी? देखिए, पाकिस्तान के बुनियादी नेचर को समझने का प्रयास कीजिए। पाकिस्तान एक कॉम्प्रोमाइजिंग ग्राउंड पर बना हुआ स्टेट था। यानी कि सबसे पहली बात ये थी कि पाकिस्तान वाज द फर्स्ट मुस्लिम स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में पहला मुस्लिम स्टेट था जो डिक्लेयर करता है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा अभी डिमांड कर रहे हैं ना कुछ पार्टीज़ कि नेपाल को पहला हिंदू स्टेट डिक्लेयर करो, वो पाकिस्तान की वजह से ही वो कह रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान अगर मुस्लिम स्टेट हो सकता है तो नेपाल भी हिंदू स्टेट हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, वहाँ पे हिंदू भी रह सकते हैं। दानिश कनेरिया एक प्लेयर हुआ करते थे, वो हिंदू हुआ करते थे, बड़ी हाईलाइट हुई थी ये बात, मुझे याद है अब तक। तो कुल मिलाकर के इट इज़ अ सेकुलर स्टेट बट द नेचर ऑफ द स्टेट इज़ मुस्लिम, इट इज़ अ मुस्लिम स्टेट। तो मुद्दे की बात यह है कि जब आपने ब्रिटिशर्स के साथ पॉलिटिकल और मिलिट्री कंसिडरेशंस करके एक स्टेट कार्व आउट किया है और जो स्टेट आपने कार्व आउट किया है रिसोर्सेज उसके पास नहीं है, ऑपरेटर्स उसके पास उतने नहीं हैं, कुल मिलाकर के एक पूरा इंडिया था। इंडिया में एक सेंट्रल लेवल पर 150 सालों से काम चल रहे हैं। जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना करके इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से बाद में उसी का सोशलिस्ट विंग बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। एक मैच्योरिटी अचीव हो चुकी है, संवैधानिक प्रक्रिया का पता चल चुका है, कितना लंबा अनुभव हो चुका है यहाँ के नेताओं को संविधान सभा में बैठ करके। जो चार्टर और काउंसिल एक्ट जैसे जो गवर्नर जनरल होता था उसकी एक एग्जीक्यूटिव हुआ करती थी, तो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव में बैठने का, उसके बाद जो प्रोविंसेस हुआ करती थी इनकी अपनी असेंबलियां हुआ करती थी, तो प्रोविंशियल असेंबलियों में बैठने का यानी कि विधानसभाओं में बैठने का, और जो कार्यकारिणी हुआ करती थी गवर्नर जनरल की उस समय उसमें बैठने का अनुभव प्राप्त था। तो इन्हें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पता थी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे लिटरली। 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट दी गई जो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन था, एक छोटा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था भारत के लिए। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे। अब एक मुख्य भारत का एक नॉर्थ वेस्टर्न का इलाका है जिसमें से बहुत बड़ा इलाका बलूचिस्तान का है, जिसमें से बहुत बड़ा इलाका सिंध का है, जहाँ पर जनसंख्या तब भी उतनी नहीं थी जब ये पूरा भारत हुआ करता था। पख्तूनवा का इलाका है, खैबर का इलाका है, जहाँ पर हमेशा से क्या कह सकते हैं आप उनको, पैस्टोरलिस्ट ग्रुप या फिर आप कह सकते हैं कबीलाई ग्रुप वहाँ पर एक्टिव हैं, डेवंस हैं, जो किसी भी तरह के सेटल्ड एपरेटस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनका अपना एक सिस्टम है, उन्हें कोई टेम नहीं कर सकता है। ऐसे में एक अंडर नरिश्ड, एक अमेच्योर रीजन को आप काट करके एक कंट्री बनाते हैं तो आपको बहुत ही सीजनड प्लेयर नहीं मिलते हैं, सीजनड पॉलिटिशियंस नहीं मिलते हैं। जब सीजनड पॉलिटिशियंस की कमी होती है तो एक आइडियोलॉजिकल डेफिशिएंसी आती है, आइडियोलॉजिकल विचारधारा की कमी हो जाती है। जब विचारधारा की कमी होती है तब एक ऐसे स्टेट को आपको पावर से प्रोटेक्ट करना पड़ता है, अपने लोगों से भी और बाहरी देशों से भी। तो पावर से जब भी प्रोटेक्ट करना होगा तो पावर को एग्जर्ट करने वाली फोर्सेस हमेशा मौजूद रहेंगी। तो जो फोर्सेस थी पाकिस्तान की, जैसे कि डिफेंस, और डिफेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल मिलिट्री का, तो मिलिट्री जो है वो शुरू से हावी रही। ये कारण था जो मैंने आपको अभी समझाया। इन वजहों से शुरुआत में ही जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना करके संविधान लाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है और वहाँ पर कुछ विद्रोह होते हैं तो अयूब खान जो है उनके द्वारा वहाँ पर सत्ता हथिया ली जाती है
और अयूब खान जो कि मिलिट्री से बिलोंग करते हैं, अयूब खान के द्वारा सत्ता हत्या करके काम चलाया जाता है, काम आगे बढ़ता है। जैसे ही ये काम आगे बढ़ रहा होता है, एक समय के बाद अयूब खान के बारे में ये कहा जाता है कि वो तानाशाही एटीट्यूड अपना रहे हैं, लोगों को किसी तरह के अधिकार नहीं दे रहे हैं। ऐसे में भारत नज़र आ रहा था उन लोगों को, और उन्हें अपने हक चाहिए थे, अधिकार चाहिए थे। जब ये देखा गया कि स्टेट मशीनरी अयूब खान के तहत अच्छे से काम नहीं कर रही है, अयूब खान से वही सत्ता हथिया ली जाती है यहिया खान के द्वारा। तो यहिया खान जो है वो एक और मिलिट्री पर्सोनल हैं, वो आकर के सत्ता हथिया लेते हैं और अयूब खान को साइड कर देते हैं। यानी कि अभी तक मिलिट्री के अंडर ही सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान का, और मिलिट्री कूप पहले भी हो रहा है और फिर मिलिट्री एक और कूप कर रही है। यहिया खान के द्वारा जो सत्ता चलाई जाती है, इसमें भी ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी शुरुआती तौर में ठीक रहता है, आने वाले समय में ये कमज़ोर होने लग जाता है। देखिए, मिलिट्री स्टेट की एक बात को हमेशा समझिएगा। दो तरह के स्टेट होते हैं, एक पुलिस स्टेट होता है और एक वेलफेयर स्टेट होता है। मिलिट्री जब भी एक स्टेट कंट्रोल करती है तो वो पुलिस स्टेट के तौर पर करती है, वो सिक्योरिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें वो पावर मसल का इस्तेमाल करती है बाहरी बॉर्डर को बचाने के लिए, लेकिन इंटरनली वो लोगों की हेल्थ, एजुकेशन, पर्सनल ग्रोथ, लोगों की एस्पिरेशंस, इनको केटर करने के लिए उस लेवल पर पॉलिसी पॉलिसी मेकिंग नहीं कर पाते, क्योंकि एक मिलिट्री नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पॉलिसी मेकिंग में अक्सर फेल रहती है जब आपको सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एस्पेक्ट देखना हो। तो सोशल और इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक तौर पर जो पावर है, जो फोर्स है, उससे काम नहीं चलता है। इसमें आपको रणनीति बनानी पड़ती है, और रणनीति बहुत ही स्ट्रेटजिकल होनी चाहिए, इकोनॉमी के कंसेप्ट बहुत डीप होने चाहिए, और सोसाइटी की बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और समाज की एक आदत है कि ये उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करता है जिन्हें ये ग्रहण कर सकता है, जो इन पर थोप दी जाएं ये उसे कभी स्वीकार नहीं करता। जैसा कि इराक के समाज ने कभी भी अमेरिका को स्वीकार नहीं किया, चाहे वहाँ पर सरकारें अमेरिका की मदद से बनी हैं, लेकिन समाज हमेशा बचा रहा है, क्योंकि समाज की एक आदत है, वह ग्रहण करने में बिलीव करता है, थोपने में नहीं। और ग्रहण वो वही करेगा जो उसकी सभ्यता से मेल खाता है, जो वो सदियों से देखता आया है। तो मिलिट्री में उस लेवल पे टेंडेंसी नहीं होती, कह सकते हैं कि उसकी वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो उस लेवल पर सर्विसेज दे सकता है। तो लोगों का रोष प्रकट होना जाहिर सी बात है, और फिर मिलिट्री के पास बहुत अधिक ताकत आ जाती है। मिलिट्री पर्सोनल जो हैं लोगों पर अत्याचार भी करना शुरू कर देते हैं। एक तरह का ऑटोक्रेटिक और मार्शल लॉ, ऐसा लगता है कि मार्शल रूल लगा हुआ है। इसी में लोगों के द्वारा जब बहुत हाहाकार मचा दिया गया, तो वहाँ पर चुनी हुई सरकार आती है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक चुने हुए नेता बनते हैं और एक सरकार देने का प्रयास करते हैं। अब डेमोक्रेसी की एक खासियत होती है कि जो एक इलेक्टेड लीडर है उसके हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं होती है कि वो एकदम से घुमाएगा और ठीक कर देगा। याद रखिएगा, बहुत समय से यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है और आपने बहुत भयंकर स्टेरॉइड खा खा करके उसको दबा रखा है, तो यदि अब आप किसी सही डॉक्टर के हाथ लगेंगे और वो एक अच्छी दवाई दे करके आपका उपचार करना चाहेगा, तो वो अंदर से ट्रीटमेंट करेगा पूरा। और जब वो ट्रीटमेंट होना शुरू होगा तो पहले बॉडी बहुत भयंकर गिरेगी, क्योंकि आपके शरीर को आदत स्टेरॉइड्स की पड़ी हुई है। जब शरीर नीचे गिरना शुरू होगा, ऐसे में अगर मरीज और डॉक्टर दोनों स्ट्रांग ना हो और पेशेंस ना रखें, तो शरीर जो है वो ख़त्म भी हो सकता है, पहला। और दूसरा, वापस से मरीज घबरा करके फिर उन्हीं स्टेरॉइड्स की तरफ जाएगा कि मेरी तो हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। ऐसा स्टेट के साथ होता है। मिखाइल गोर्बाचेव से आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि पिछले 70 सालों से बिगड़ी हुई रशिया के सिस्टम को वो 5 साल में सुधार देना चाहता था। इतने समय से स्टेरॉइड की डोज ले रहा है एक यूएसएसआर को, जब वो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन देने का प्रयास करता है, आप देख सकते हैं 5 ही साल में जनता भी पूरी तरह से उपद्रवी हो जाती है, और वहाँ के जो पॉलिटिशियन है वो भी उपद्रवी होते हैं, सेना भी वहाँ की खिलाफत करने लग जाती है। तो क्यों? क्योंकि घबरा जाते हैं वो लोग कि अब होने क्या वाला है। ऐसा ही होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मिल बैठते हैं, कुछ ही समय का उन्हें समय मिलता है, कुछ 2-3 साल का समय मिलता है। ऐसे में वो इलाज करना भी शुरू करते हैं, सुधार करना शुरू करते हैं, लेकिन पॉलिसीज़ उस लेवल पर सही नहीं बैठती हैं, क्योंकि पॉलिसी नेता बनाता है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो तो एग्जीक्यूटिव का है। अब अपरेटस पूरी कंट्री में मिलिट्री का है एक तरह से, जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है। अब उनको वो नीतियाँ लागू नहीं करनी, क्योंकि हर प्रधानमंत्री का ऑर्डर मानने से पहले ऑर्डर लिया जा रहा है आर्मी जनरल से। तो आर्मी जनरल से जब आप ऑर्डर लेंगे, प्रधानमंत्री की कोई स्वायत्तता ही नहीं है, ऐसे में काम होगा नहीं। पहले तो उसे 10 साल लग जाएंगे खुद को सुनिश्चित करने में कि मैं हूँ भी कि नहीं हूँ।
ऐसे में आर्मी ये जुल्फिकार अली भुट्टो से भी लोग त्रस्त हो गए, ऐसा पोर्ट्रे कर दिया गया बहुत बड़े पैमाने पर। और जियाउल हक नाम के फिर से एक आर्मी ऑफिसर ने जुल्फिकार अली भुट्टो को उड़ा दिया और एक और कूप हो गया और ये बैठ गए। अल्टीमेटली घसीट करके मार भी दिया गया। तो जुल्फिकार अली भुट्टो को असैसिनेट कर दिया गया जियाउल हक की तरफ से, और अब ये सरकार चला रहे हैं। ये दौर कुछ 1978 का चल रहा है। और पाकिस्तान आज भी जस का तस है। भारत 1978 तक 80 तक गरीबी हटाओ का नारा दे चुका है, और इंदिरा गांधी के समय में नारे खड़क चुके हैं कि अब गरीबी हटाएंगे। कुछ पांचवी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर चल रही है, 5th 5 ईयर प्लान। तो बहुत बड़ा डिफरेंस था दोनों कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि मैच्योर पॉलिटिशियन थे, सीजन्ड प्लेयर थे, अपना काम कर रहे थे। ऐसे में समा आगे बढ़ता है। 10 साल तक जुल्फिकार अली खान के लोग त्रस्त हो चुके हैं, मिलिट्री का वही रूल है। और फिर जब इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है तो बेनज़ीर भुट्टो जो है वो सत्ता में आती हैं, और 1988 का ये दौर है। बेनज़ीर भुट्टो की सत्ता है। जुल्फिकार अली भुट्टो को मारा गया था। लोगों की सिंपैथी बहुत ज़बरदस्त तरीके थी। ये ठीक वैसी ही चीज़ थी जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के समय में पूरी तरह से हैवान बनी थी। बाद में जब उन्हें जेल में डाल दिया मोरारजी देसाई के द्वारा, तो जेल में जाने के बाद देश की बेटी, देश की माँ, देश की दुर्गा, ऐसे ऐसे नारे लगाए गए कि गांव की सारी औरतें बौरा गई बेचारी, कि औरत को जेल में रख के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। पागलों की तरह वोट डाला और फिर से सत्ता में आ गई इंदिरा गांधी, और 1 डेढ़ साल में लुढ़क लिए ये जनता पार्टी वाले। ठीक ऐसा ही हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो की हत्या को प्रचारित कुछ इस तरह से किया गया और कहा गया कि अत्याचार हुआ है, ये बेटी है, ये बचाने का प्रयास करेगी, देश को बचाएगी। औरत है तो मातृत्व के भाव से समझेगी देश को, इस तरह से आगे ले जाना। बेनज़ीर भुट्टो सत्ता में आती हैं। बेनज़ीर भुट्टो आने के बाद काम करने का प्रयास करती हैं, और याद रखें कि आपको 2 लगातार लोकतांत्रिक सरकारें मिलती हैं। बेनज़ीर भुट्टो की सरकार मिलती है और नवाज शरीफ की सरकार मिलती है। अब नवाज शरीफ का दौर चल रहा है, ये 1998-99 का दौर है, और नवाज शरीफ को उठा के फेंक देते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ। अब फिर से मिलिट्री कूप हो गया है एक सरकार मिलने के बाद। अब परवेज मुशर्रफ की ही सरकारें हैं। जब आगरा सम्मेलन भी होता है तो जब तब भी परवेज मुशर्रफ ही हैं, याद रखिएगा इस बात को। अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से अभी लाहौर बस सेवा शुरू ही की होती है, और 3 महीने के अंदर हमें कारगिल मिल जाता है 1999 में। तो कुल मिलाकर के ये जो मिलिट्री कूप होता है परवेज मुशर्रफ के द्वारा, अब करते क्या थे देखिए, हैरानी भी समझिए। ऐसा नहीं था कि मिलिट्री कूप करके मिलिट्री ही गवर्नमेंट चला रही, क्योंकि संविधान है एक, पाकिस्तान में एक संविधान है। अभी संविधान के मुताबिक सेना तो देश चला नहीं सकती। तो अयूब खान से लेकर के जनरल परवेज मुशर्रफ तक क्या करते रहे हैं, पहले सत्ता हथियाते हैं और फिर खुद एक इस खास तरह के माहौल में, मिलिट्री के एटमॉस्फेयर में खास तरह के चुनाव करवा करके खुद को प्रेसिडेंट इलेक्ट करा लेते हैं और प्रेसिडेंट बन के रूल करते हैं। चाहे अयूब खान थे, चाहे परवेज मुशर्रफ थे। आपने देखा पहले उन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ कहा जाता है, बाद में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ कहा जाता है। इलेक्ट करा लेते हैं खुद को, रह और लेजिटिमाइज करा लेते हैं खुद को इंटरनेशनल लेवल पर, और फिर काम करते हैं। भारत ने भी तो स्वीकार किया उन्हें, राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भारत भी स्वीकार करता था, और भारत उनके साथ आगरा सम्मेलन कर रहा था जो कि विफल हो गया था बड़े जबरदस्त तरीके से। तो कुल मिलाकर के शुरू से लेकर के अब तक कुछ इस तरह से पाकिस्तान गुजरा है, और आज वहाँ पर चीचहाड़ मचा हुआ है कि लोकतंत्र चाहिए। लोकतंत्र के अभाव में बहुत बड़े पैमाने पर आज पाकिस्तान का 60 से 65% इलाका ऐसा है जहाँ पर बिजली नहीं है, बुनियादी चीज़ ही नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है, एनर्जी नहीं है जिससे इंडस्ट्री लगती है। इंडस्ट्री की बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है। कोल्ड वॉर के पीरियड के दौरान ब्लॉक पॉलिटिक्स का पार्ट बना रहा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का समर्थन किया। कोल्ड वॉर तक तो बातचीत चलती रही, काम अच्छे से चलता रहा। वो क्यों चलता रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एड, मिलिट्री इक्विपमेंट और मिलिट्री सपोर्ट और बहुत बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी अमेरिका से मिलती रही। और ये अमेरिका ही था जिसने बहुत बड़े पैमाने पर उन दिनों में हो रहे बार बार के मिलिट्री कूप को समर्थन दिया, लेजिटिमाइज किया। अमेरिका का समर्थन यदि नहीं होता, मिलिट्री कभी भी इतनी स्ट्रेंथन वहाँ पर नहीं होती। और अमेरिका चाहता भी था कि मिलिट्री का रूल यहाँ पर रहे, क्योंकि मिलिट्री का रूल जब तक रहेगा वहाँ पर, तब तक फोर फ्रंट पर एक ही इशू रहेगा, सिक्योरिटी। जैसे ही वहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट आती है तो फिर वहाँ के लोग उस सिविलियन गवर्नमेंट के थ्रू चर्चा करेंगे, संसद में विचार होगा, और विचार इन चीज़ों पर होगा कि हमारे देश को ब्लॉक पॉलिटिक्स में आने से क्या नुकसान हो रहे हैं और क्या फ़ायदे। तो देश ऐसी चर्चाएं ना करे, नॉन स्टेट एक्टर्स का जन्म ना हो, एनजीओज़ का, पत्रकारों का, प्रेशर ग्रुप्स का, सोशल एक्टिविस्टों का, इसके लिए मिलिट्री को पोषित किया जा सके। और मिलिट्री जो है वो मिलिट्री की बात ज़्यादा समझेगी,
और इस एरिया में काम कौन कर रहा था? अमेरिकन मिलिट्री। तो मिलिट्री का ऑपरेशन मिलिट्री अंडरस्टैंड कर सकती है, और उस समय इसको मिलिट्री की ज़रूरत थी। ऐसे में उनकी जो खुफिया एजेंसी है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, उनका बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल लिया गया अमेरिका के द्वारा। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ अमेरिका एंड इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान, आईएसआई और सीआईए ने मिल करके काम किया, और बहुत बड़े पैमाने पर जो मुजाहिद ग्रुप पैदा हुए अफ़गानिस्तान में, जो रशिया के अफ़गानिस्तान में दबदबे से निराश थे, खिलाफ थे, उनको सपोर्ट करने का काम किया उस समय में अमेरिका के द्वारा। सीआईए जो है अमेरिका की, उसने आईएसआई को समर्थन दिया, और आईएसआई के थ्रू फंड मोबिलाइज किए गए किन लोगों को? जिनको तालिबानी कहा जाता है। तो एक अफ़गानिस्तान में तालिबानियों का समूह पैदा किया गया, अलकायदा का ग्रुप बनाया गया, और रशिया को काउंटर करने के लिए इन सारी चीज़ों का समर्थन किया गया। तो कुल मिलाकर के एक मिलिट्री सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान को मिलता रहा था अमेरिका की तरफ से, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मिलिट्री इतनी स्ट्रेंथन रही है उन दिनों के दौरान। अगर यहाँ पर एक चीज़ हम समझें आज की डेट में, कि पाकिस्तान आज विकास में इतना पीछे रह गया। अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट देखें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात अगर आप करें, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें, वुमेन राइट्स की बात करें, आप क्या कहते हैं उसको, इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, जितने भी सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनमें पाकिस्तान काफ़ी पिछड़ गया। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र वहाँ पर उस लेवल पर डेवलप नहीं हो पाया था। लेकिन पाकिस्तान की इन कमियों को बहुत तेज़ी से उभारता रहा, थैंक्स टू द स्ट्रॉन्ग मीडिया। पाकिस्तान का मीडिया डे वन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, मीडिया की आवाज़ दबा नहीं पाया पाकिस्तान। ये मीडिया ही है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स थे जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के इन मिलिट्री रिजम्स के अगेंस्ट लिखा, और अंत में लोगों के अंदर आज एक आवाज़ है, एक चेतना है, और लोग लोकतंत्र चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उसके कुछ इस तरह के हालात रहे हैं अब तक के। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बांग्लादेश का मुद्दा आता है। अब एक और कंट्री है बांग्लादेश, अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। बेस्ट वे में इन सीट्स को और कंफर्टेबल, मेरा बांग्लादेश जो है ना, वो बंगला, एक बंगला बनने आ रहा, ये वही वाली कहानी है। चलिए समझिए अब। अच्छा इधर आइए जरा विवेक। बांग्लादेश का क्या इशू है? देखिए, बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, और ईस्टर्न पाकिस्तान इसे कहा जाता था। आज का जो बांग्लादेश है वो कैसे बना है? उस समय के बंगाल का जो इलाका है, भारत का बंगाल का इलाका है, उसका ईस्टर्न एरिया, पूर्वी भाग काट लिया गया, और आसाम का इलाका काट लिया गया। तो आसाम और पूर्वी बंगाल मिलाकर के बांग्लादेश बना दिया, ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया, क्योंकि यहाँ पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन कहीं ना कहीं डोमिनेंट थी। लेकिन यहाँ पर एक समझने की बात है, जो नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान है, वहाँ की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसका जो एथनिक बिहेवियर है, देखिए दो चीज़ें समझिएगा। एक तो होता है आपका रिलीजन, और एक होती है आपकी एथनिसिटी। देखिए अरब, तुर्क, मंगोल, रिलीजन तीनों का मुस्लिम था, लेकिन एथनिकली तीनों अलग थे। ठीक है, आई बात समझ में? तो जैसे जट, कंबोज, रिलीजन दोनों का सिख है, लेकिन एथनिसिटी अलग है। एथनिकली अलग होने की वजह से बिहेवियर दोनों में चेंज आ जाता है। सो मुद्दे की बात यह है कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान के जो लोग थे वो एथनिकली बंगाली थे, बंगाल का कल्चर फॉलो करते थे, बंगाल के रिचुअल्स, बंगाली रीति रिवाज, बंगाली रहन सहन, इस तरह का उनका कस्टम। उनके घर भी देखेंगे तो बंगाली पद्धति पे बने हुए थे, मुस्लिम घर नहीं लगते थे देखने में, बंगाली घर लगते थे। और जो वेस्टर्न पाकिस्तान था और जो ईस्टर्न पाकिस्तान थे, ईस्टर्न पाकिस्तान के सारे मुस्लिम सारे बंगला बोलते थे, कोई उर्दू बोलना नहीं चाहता था, बंगला भाषी थे। तो और जो वेस्टर्न पाकिस्तान था, उसकी प्रॉक्सिमिटी है अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, तो वो उस तरह का था, शिया, सुन्नी, इस तरह की पॉपुलेशन, और मोस्टली सुन्नी डोमिनेटेड। तो वो उस तरह का कल्चर रखता था, लहजा भी उर्दू, भाषा उर्दू है, और धर्म भी इस्लाम है। तो कुल मिलाकर के जो कंसोलिडेटेड पाकिस्तान था, उस पाकिस्तान में ठीक वही किया गया। वेस्ट पाकिस्तान की जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं और बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, नेतागण हैं, यानी कि जो सत्ताधारी हैं, वो ईस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट किया करते थे। जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती थी, एक तो दूर बहुत था, पूरा इंडिया बीच में पड़ता है, फिर जाकर के ईस्ट पाकिस्तान आता है। तो जो भी पॉलिसी मेकिंग की जाती थी उसके तहत सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल डेवलपमेंट नहीं हो रही थी उस लेवल पर ईस्ट पाकिस्तान की, वो डिप्राइव हो गया बहुत बड़े पैमाने पर।